हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम लेकर आए हैं बीए फर्स्ट सेमेस्टर इकोनॉमिक्स सेकंड पेपर का 7वां पार्ट। इससे पहले हम 6 पार्ट अपलोड कर चुके हैं और ये हमारा 7वां पार्ट है, जिसके अंतर्गत हमने टॉपिक लिया है समावेशी विकास, संगठित एवं असंगठित क्षेत्र, आर्थिक असमानता। आज हम इन 3 टॉपिक के विषय में चर्चा करेंगे। इसे इंग्लिश में कहते हैं इंक्लूसिव ग्रोथ, जिसका मतलब है समावेशी विकास, ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, जिसका मतलब है संगठित एवं असंगठित क्षेत्र, और इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, जिसका मतलब है आर्थिक असमानता। तो इन टॉपिक पर आधारित किन महत्वपूर्ण प्रश्नों को हमने सिलेक्ट किया है, पहले उसको देख लेते हैं, फिर उनके उत्तर के विषय में चर्चा करेंगे। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न हमने इसमें से चुने हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला प्रश्न है, समावेशी विकास से आप क्या समझते हैं। ये प्रश्न 15, 18, 20, 22 में लगातार पूछा गया है। दूसरा प्रश्न है, समावेशी विकास के मुख्य तत्व कौन कौन से हैं। ये भी 14 और 17 में पूछा गया है। तीसरा प्रश्न है, समावेशी विकास की आवश्यकता या महत्व क्यों पड़ी, इसको समझाइए। चौथा, समावेशी विकास के लिए सरकार द्वारा कौन कौन से कदम उठाए गए हैं, इसको बताइए। पांचवा प्रश्न है, भारत में समावेशी विकास के समक्ष चुनौतियां क्या क्या हैं। छठवां प्रश्न है, संगठित क्षेत्र एवं असंगठित क्षेत्र को परिभाषित कीजिए। सातवां प्रश्न है, संगठित एवं असंगठित क्षेत्र के बीच अंतर एवं समस्याएं लिखिए। आठवां प्रश्न है, आर्थिक असमानता, आर्थिक विषमता का अर्थ बताइए एवं इसके दूर करने के उपाय बताइए। नौवां प्रश्न है, आर्थिक विषमता के क्या कारण हैं। और 10वां प्रश्न है, विश्व असमानता रिपोर्ट 2018 क्या है। तो ये 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हमने सिलेक्ट किया है। ये एग्ज़ाम दृष्टि से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और हमने इसमें उन्हीं प्रश्नों को शामिल किया है जो पिछले वर्षों की परीक्षाओं में पूछे गए हैं। अब चलिए इन प्रश्नों के उत्तरों के विषय में हम देख लेते हैं कि हमने किस प्रकार से इसके उत्तर को चयन करके लिखा है। पहले हम समझते हैं कि समावेशी विकास क्या है, जिसे इंग्लिश में कहते हैं इंक्लूसिव ग्रोथ। समावेशी विकास का डायरेक्टली अर्थ है समान विकास, क्योंकि देखा जाता है कि देश की आर्थिक स्थिति भले मजबूत हो, लेकिन अपने देश में अर्थात भारत देश में अमीरी और गरीबी के बीच जो अंतर है ये बहुत बड़ा दिखाई देता है। कुछ लोग बहुत अधिक अमीर हैं तो कुछ लोग बहुत ही गरीब हैं, जिनके पास जो मुख्य आवश्यकता की चीज़ें हैं जैसे रोटी, कपड़ा और मकान, ये भी पूरी तरीके से नहीं हो पाता। तो कुछ लोगों के पास इतना है कि उनके पास अलावा भी पड़ा रहता है, उसका उपयोग भी नहीं कर पाते हैं। तो ये जो अंतर है, इसी अंतर को कम करना समावेशी विकास के अंतर्गत आता है। समावेशी विकास का मतलब ये है कि जिसमें रोजगार के अवसर पैदा हों और गरीबी को कम करने में मददगार साबित हो। इसमें लोगों को समानता के अवसर प्रदान किया जाता है तथा शिक्षा व कौशल के लिए लोगों को सशक्त किया जाता है, अर्थात अवसरों की समानता के साथ विकास को बढ़ावा दिया जाता है। तो यहाँ हम देखते हैं कि समावेशी विकास का मतलब मूल रूप से व्यापक आधारित विकास, साझा विकास एवं गरीब समर्थक विकास से है, अर्थात एक विकास प्रक्रिया जो व्यापक आधारित लाभ देती है और सभी के लिए अवसर की समानता सुनिश्चित करती है। समावेशी विकास का उद्देश्य गरीबी में कमी, मानव विकास, स्वास्थ्य, काम करने और रचनात्मक होने का अवसर प्रदान करना है। तो इस प्रकार देखा जाता है कि देश की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने में समावेशी विकास बहुत ही जरूरी है। समावेशी विकास में 4 विशेषताएं मुख्य रूप से शामिल होती हैं: अवसर, क्षमता, पहुंच और सुरक्षा। अवसर विशेषता लोगों को अधिक से अधिक अवसर पैदा करने पर केंद्रित है और उनकी आय बढ़ाने पर केंद्रित है। अवसर का मतलब है कि हमें लोगों के लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध किए जाएं। अगर अनेक रोजगार के अवसर रहेंगे तो जिसकी जो स्किल होगी, जिसकी जो काम करने की क्षमता होगी, अपने अनुसार वो रोजगार का चयन कर लेगा। इसे अवसर कहते हैं। इसके बाद दूसरा है क्षमता।
क्षमता का मतलब है कि हमने जो अवसर उपलब्ध करा दिया रोजगार का, तो व्यक्ति के पास जो क्षमताएं हैं उसका हम भरपूर उपयोग करें और उत्पादन बढ़ाने में सहयोग करें। जब अधिक से अधिक उत्पादन होगा तो देश का आर्थिक विकास होगा। तीसरा है पहुंच। अवसर उपलब्ध किया और लोगों की क्षमता का उपयोग किया, इसके लिए हमारी पहुंच होना बहुत ज़रूरी है। इसके विषय में हमारी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। चौथी विशेषता है सुरक्षा। विशेषता लोगों को आजीविका के स्थायी या स्थायी नुकसान से बचाने के लिए हम लोग सुरक्षा प्रदान करते हैं, अर्थात उनका केयर करते हैं कि उनका कोई नुकसान ना हो, और उन्हें यदि किसी संकट का सामना करना पड़ता है तो उसमें हम सहयोग करें। ये सुरक्षा के अंतर्गत आता है। अब हम देखते हैं कि समावेशी विकास के मुख्य तत्व कौन कौन से हैं। समावेशी विकास के मुख्य घटकों पर जोर देते हुए कहा गया है कि ग्रामीण क्षेत्र में निवेश में तेज वृद्धि हो, किसानों के लिए ग्रामीण बुनियादी ढांचे और कृषि क्षेत्र में अद्वितीय सामाजिक सुरक्षा हो, लोगों के रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य का देखभाल पर ज़्यादा से ज़्यादा खर्च किए जाएं। तो इसके लिए देखा गया है कि पहली चीज़ गरीबी में कमी, दूसरा गुणवत्ता और रोजगार की मात्रा में वृद्धि हो, तीसरा कृषि क्षेत्र का विकास किया जाए, चौथा सामाजिक क्षेत्र का विकास किया जाए, पांचवा अच्छी गुणवत्तापूर्ण सेवा वितरण प्रणाली हो, और छठवां मानव विकास सूचकांक HDI संकेतक और रैंकिंग में सुधार हो, और सातवां सामाजिक और क्षेत्रीय असमानताओं के प्रभाव को कम करें। तो ये समावेशी विकास के मुख्य तत्व हैं जिनको अपना करके हम विकास को समान बना सकते हैं, समावेशी विकास को प्रभावी बना सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि समावेशी विकास की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्यों हम इसको अपनाना चाहते हैं। तो हम देखते हैं कि चूँकि समावेशी विकास सतत विकास और धन तथा सामग्री के समान वितरण के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से सातवां और जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा देश है, और यह दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। देश की GDP वृद्धि की उपलब्धि एक प्रमुख कारक है जो भारत में समावेशी विकास को महत्व देता है। इस तरह कम कृषि विकास, कम गुणवत्ता वाले रोजगार विकास, कम मानव विकास, ग्रामीण शहरी विभाजन, लिंग और सामाजिक असमानता, क्षेत्रीय असमानता आदि मामले देश के लिए समस्याएं हैं। तो समावेशी विकास प्राप्त करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि लोगों को कौशल के माध्यम से प्रशिक्षित करें, क्योंकि जब लोग प्रशिक्षित रहेंगे, उनके पास कुछ कला रहेगा, कुछ गुण रहेगा, तो अपना रोजगार वो लोग ढूंढेंगे और थोड़ा अपनी इकोनॉमिकल पावर बढ़ाएंगे। भारत की आर्थिक विकास की वृद्धि के लिए समावेशी दृष्टिकोण अपनाने की बहुत ही ज़रूरत है। आज भी देखा जाए तो भारत में शिक्षा का स्तर निम्न है। इसके साथ देश में आर्थिक सुधार, पुरानी दार्शनिकता तथा राजनेताओं और विपक्षी दलों के आरोप प्रत्यारोपों से अभिभूत है। भारत में भ्रष्टाचार उन बीमारियों में से एक है जो समावेशी विकास को बाधित करता है। भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोगों को मुख्य धारा में लाना सबसे बड़ी चिंता है। समावेशी विकास प्राप्त करने का सबसे अच्छा तरीका लोगों को कौशल के माध्यम से प्रशिक्षित करना है। सबसे बड़ी चीज़ भारत में भ्रष्टाचार, क्योंकि कुछ लोग काफ़ी अमीर हैं, उनके पास बहुत संपत्ति है, लेकिन फिर भी भ्रष्टाचार की एक आदत पड़ चुकी है। तो इसे भी मिटाना बहुत ज़रूरी है, तभी समावेशी विकास कर सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि समावेशी विकास के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम कौन कौन से हैं। भारत सरकार द्वारा 11वीं पंचवर्षीय योजना में समावेशी विकास को शामिल किया गया। हम जानते हैं कि जो पंचवर्षीय योजनाएं स्टार्ट हुई थी, ये 1947 से स्टार्ट हुई थी, जो 2017 तक चली। तो उन पंचवर्षीय योजनाओं में जो 11वीं पंचवर्षीय योजना था, उसमें समावेशी विकास को शामिल किया गया। 11वीं पंचवर्षीय योजना चली थी 2007 से
2012 तक। तो इस पंचवर्षीय योजना में समावेशी विकास को एक महत्ता दी गई। 12वीं पंचवर्षीय योजना में तीव्र धारणीय और समावेशी विकास को रखा गया। योजना बनाते समय यह सुनिश्चित किया गया कि जनसंख्या का जो बड़ा हिस्सा है, जिसमें मुख्यतः कृषि, SC/ST एवं अन्य पिछड़े वर्ग आते हैं, उनको सामाजिक एवं आर्थिक समानता दिलाई जाए। विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किए गए समावेशी विकास सूचकांक में भारत का स्थान 63वां पाया गया। विश्व आर्थिक मंच, जिसे हम लोग WEF कहते हैं, WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ये एक गैर लाभकारी संस्था है और इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड में है। इसकी स्थापना हुई थी 1971 में। तो विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किए गए एक समावेशी विकास सूचकांक था, जिसमें यह देखा गया कि भारत का स्थान 63वां है। भारत से आर्थिक रूप से पिछड़े नेपाल का 22वां है, जबकि पाकिस्तान का 47वां स्थान है। इसलिए हम देखते हैं भारत आर्थिक दृष्टि से तो समृद्ध है, लेकिन समावेशी विकास की दृष्टि से काफ़ी पीछे है। अब देखते हैं कि भारत में समावेशी विकास के समक्ष चुनौतियां कौन कौन सी हैं। तो पहला पॉइंट है कि गांव में बुनियादी सुविधाएं न होने के कारण गांव के लोग शहरों की तरफ पलायन करते हैं। इसके चलते शहरों में जनसंख्या का दबाव बढ़ता है। दूसरा, शहरी क्षेत्रों की तरफ पलायन से कृषि अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है, जिससे कृषि उत्पादकता में कमी दर्ज की जा रही है। क्योंकि जब शहरी क्षेत्रों की तरफ गांव के लोग चले जाएंगे तो कृषि और खेती का काम कौन देखेगा, तो इससे कृषि उत्पादन में भी कमी हो रही है। तीसरा है, भ्रष्टाचार भी देश की अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव डालता है, जो समावेशी विकास की गति में बाधा उत्पन्न करता है। इसलिए जहां तक हो सके भ्रष्टाचार को कम करने का प्रयास करना चाहिए। चौथा, ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी स्थायी एवं दीर्घकालीन रोजगार की ज़रूरत है, क्योंकि हम देखते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में स्थायी और दीर्घकालीन रोजगार नहीं होते हैं। यहाँ जो रोजगार होते हैं मौसमी रोजगार होते हैं। तो अगर उन्हें स्थायी एवं दीर्घकालीन रोजगार मिल जाए तो भी समावेशी विकास हो सकता है। अब हम देखते हैं संगठित क्षेत्र क्या है। ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, तो वह क्षेत्र जिसमें सरकार के साथ पंजीकृत किया जाता है, एक संगठित क्षेत्र कहलाता है। वह क्षेत्र या कोई कंपनी जो सरकार के साथ पंजीकृत हो, तो उसे हम लोग संगठित क्षेत्र कहते हैं। इस क्षेत्र में लोगों को सुनिश्चित काम मिलता है और रोजगार की शर्तें निश्चित तथा नियमित होती हैं। संगठित क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले उद्यमों, स्कूलों और अस्पतालों पर कई अधिनियम लागू होते हैं। इकाई के उचित पंजीकरण की आवश्यकताओं के कारण संगठित क्षेत्र में प्रवेश बहुत कठिन है, क्योंकि इस क्षेत्र को सरकार द्वारा विनियमित कर दिया जाता है। संगठित क्षेत्र के तहत काम करने वाले कर्मचारियों को कुछ लाभ प्रदान किए जाते हैं, जैसे उन्हें नौकरी की सुरक्षा का लाभ मिलता है, विभिन्न भत्ते और अनुलाभ की तरह लाभ प्रदान किया जाता है। उन्हें एक निश्चित मासिक भुगतान, काम के घंटे और नियमित अंतराल पर वेतन बढ़ोतरी भी मिलती है। तो हम देखते हैं कि कुछ ऐसे क्षेत्र, ऐसी कंपनियां होती हैं जो सरकार द्वारा, गवर्नमेंट द्वारा रजिस्टर्ड होती हैं। तो वो चूँकि चलाते तो निजी लोग हैं, लेकिन उसमें भी कुछ नियम होते हैं कि जो भी कर्मचारी रखे जाएं उनको एक निश्चित पेमेंट दी जाए और काम के नियमित घंटे होते हैं, फिर और बहुत सारी सुरक्षा भी प्रदान की जाती हैं। तो ये संगठित क्षेत्र बिल्कुल सरकारी क्षेत्र की तरह कार्य करता है। अब हम देखते हैं कि संगठित क्षेत्र की विशेषताएं कौन कौन सी हैं। पहली विशेषता है सरकार के साथ पंजीकृत और कुछ नियमों और विनियमों का इसमें पालन होता है। दूसरा, विभिन्न अधिनियमों जैसे न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, भविष्य निधि अधिनियम का पालन होता है। तीसरा, रोजगार की सुरक्षा होती है। और चौथा, इसमें जो श्रमिक काम कर रहे हैं उनका PF, चिकित्सा लाभ, निश्चित काम के घंटे, भुगतान किए गए भत्ते, ये सारी सुविधाएं मिलती हैं। अब हम देखते हैं कि असंगठित क्षेत्र किसे कहते हैं, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर किसे कहते हैं।
वह सेक्टर जो सरकार के साथ पंजीकृत नहीं है और जिसके रोजगार की शर्तें भी तय नहीं हैं, वह नियमित रूप से असंगठित क्षेत्र माना जाता है। अर्थात वह सेक्टर जो पूरी तरीके से निजी है, जिसमें सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं है, सरकार द्वारा कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, तो उसे हम लोग असंगठित क्षेत्र कहते हैं, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर कहते हैं। इस सेक्टर में किसी भी सरकारी नियम कानून का पालन नहीं किया जाता है। ऐसे क्षेत्र में प्रवेश काफ़ी आसान है, क्योंकि इसके लिए किसी संबद्धता या पंजीकरण की आवश्यकता नहीं है। प्रवेश काफ़ी आसान है क्योंकि कोई भी आए उसको रख लेंगे। ना इसमें वेतन का कोई निश्चित है, ना काम के समय का कोई निश्चित है, ना रोजगार स्थायित्व का कोई निश्चितता है। जब चाहें रख लेंगे, जब चाहें निकाल देंगे, जितना चाहें उतना पैसा देंगे, जितना चाहें उस हिसाब से काम करवाएंगे। तो इसमें किसी भी प्रकार के कोई बाइंडिंग नियम या शर्तें नहीं होती हैं। सरकार असंगठित क्षेत्र को विनियमित नहीं करती है और इसलिए कर नहीं लगाया जाता है, क्योंकि जब सरकार द्वारा कोई इसमें रजिस्ट्रेशन नहीं है तो उसमें कर भी नहीं लगाया जाता है। इस क्षेत्र में उन छोटे आकार के उद्यम कार्यशालाएं शामिल हैं जहां कम कौशल और अनुत उत्पादक रोजगार है। श्रमिकों के काम के घंटे तय नहीं हैं, कभी कभी उन्हें रविवार और छुट्टियों पर भी काम करना पड़ता है। अब हम देखते हैं कि असंगठित क्षेत्र की विशेषताएं क्या हैं। तो पहली विशेषता है कि किसी भी नियम कानून का पालन नहीं होता इसमें। दूसरा, किसी भी अधिनियम द्वारा शासित नहीं होता। तीसरा, रोजगार की कोई सुरक्षा नहीं है। और चौथा, न्यूनतम मजदूरी इसमें दी जाती है। तो ये विशेषताएं हैं असंगठित क्षेत्र की। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि संगठित क्षेत्र रोजगार की दृष्टि से ज़्यादा अच्छा है, ज़्यादा उत्तम माना जाता है। असंगठित क्षेत्र उतना अच्छा नहीं माना जाता। अब देखते हैं भारत में संगठित एवं असंगठित क्षेत्र। देश की अर्थव्यवस्था में लगभग 50% योगदान असंगठित क्षेत्र ही देता है। भारत में अगर देखा जाए तो लगभग 50 करोड़ कार्यबल हैं, अर्थात इस समय लगभग 50 करोड़ श्रमिक हैं जो काम कर सकते हैं, युवा हैं। तो उसमें से 90% असंगठित क्षेत्रों में काम करता है। भारत में असंगठित क्षेत्र मुख्यतः ग्रामीण आबादी से बना हुआ है। असंगठित श्रम बल को व्यवसाय रोजगार की प्रकृति के अनुसार 4 भागों में बांटा गया है। पहला है व्यावसायिक श्रेणी। इसमें छोटे और सीमांत किसान, भूमिहीन, खेतिहर मजदूर, पशुपालक, बीड़ी बनाने वाले श्रमिक, बुनकर आदि आते हैं। दूसरा है रोजगार की प्रकृति श्रेणी। इसमें बंधुआ मजदूर, प्रवासी मजदूर और दैनिक मजदूर ये सब आते हैं। तीसरा है विशेष रूप से पीड़ित श्रेणी। इसमें सफाई कर्मी, सिर पर मैला ढोने वाले आदि आते हैं। इन्हें पीड़ित इसलिए कहते हैं क्योंकि सफाई कर्मी हैं, सिर पर कूड़ा कचरा ले जाकर बाहर फेंकते हैं, तो इन्हें पीड़ित श्रेणी के श्रमिक मानते हैं। चौथा सेवा श्रेणी, जैसे घरेलू कामगार के जो महिलाएं होती हैं, नाई हैं, सब्जी और फल विक्रेता हैं, समाचार पत्र विक्रेता हैं। तो ये सब क्या हैं? असंगठित क्षेत्र के व्यवसाय हैं जिसमें सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता, कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, लोग स्वतंत्र हैं ये सब काम करने के लिए। इसके बाद अगली महत्वपूर्ण हेडिंग है आर्थिक असमानता, जिसे हम लोग कहते हैं इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। अभी हम समावेशी विकास की बात कर रहे थे, तो उसमें हमने यही बताया था कि समान रूप से लोगों का विकास किया जाए। आर्थिक असमानता ये दर्शाती है, इसका शाब्दिक अर्थ ये होता है कि आय संपत्ति का असमान वितरण, आय संपत्ति का असमान वितरण। इसमें कुछ व्यक्तियों की आय राष्ट्र की औसत आय से बहुत ज़्यादा है, तो कुछ की आय बहुत ही कम है। इसमें कुछ व्यक्तियों की आय बहुत अधिक है, तो कुछ की आय क्या होती है? बहुत कम होती है। अर्थात जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो भी उन्हें सही से नहीं मिल पाती हैं। अब अगर हम देखें तो भारत के संविधान में ही समानता का अधिकार लिखा गया है। ये अनुच्छेद 14 से 18 तक में वर्णित किया गया है। आर्थिक असमानता में यथासंभव कमी करना ही आर्थिक समानता का आदर्श है। तो अगर हम समानता के अधिकार को स्थापित करना चाहते हैं तो हमें आर्थिक असमानता को दूर करना होगा।
इसके लिए सरकार ने कुछ कदम भी उठाए हैं। हम देखते हैं कौन कौन से कदम उठाए गए हैं। पहला है भूमि सुधार। भूमि सुधार का मतलब पहले जमींदारी प्रथा चलती थी, जिसमें एक व्यक्ति के पास बहुत ज़्यादा ज़मीन होती थी और बाकी लोग एक श्रमिक के रूप में काम करते थे। तो ये जमींदारी प्रथा समाप्त कर दी गई है। गांव में देखा जाए तो आय तथा संपत्ति की असमानता को कम करने के लिए भूमि सुधार किया गया है। भूमि सुधार संबंधी नीति का उद्देश्य भूमि स्वामित्व की असमानता में कमी लाना है। इसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए आज़ादी के बाद ही जमींदारी प्रथा समाप्त कर दी गई तथा जमींदारी की उच्चतम सीमा से अधिक भूमि का वितरण उस पर काश्त करने वाले कारीगरों में कर दिया गया। जिनके पास जमीन नहीं था, जो भूमिहीन व्यक्ति थे, उनके बीच में इसका बंटवारा कर दिया गया। दूसरा उपाय है रोजगार में वृद्धि। भारत में आर्थिक असमानता एवं गरीबी को मिटाने के लिए सरकार ने योजनाओं के अंतर्गत पिछले 70 वर्षों से लगभग 26.5 करोड़ से अधिक अतिरिक्त लोगों को रोजगार दिया। पहली योजना में 75 लाख अतिरिक्त लोगों को रोजगार दिया गया, वहीं चौथी योजना में लगभग 170 लाख अतिरिक्त लोगों को रोजगार दिया गया। गरीबी हटाओ कार्यक्रम के अंतर्गत भी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार, ग्रामीण भूमिहीन श्रमिक रोजगार गारंटी योजना द्वारा रोजगार दिया जा रहा है। जवाहर रोजगार योजना के तहत भी गरीबी रेखा के नीचे 4 से 6 करोड़ परिवारों को रोजगार दिया गया। 8वीं योजना में रोजगार के 3% वार्षिक वृद्धि का लक्ष्य बनाया गया। 10वीं योजना में 5 करोड़ आर्थिक रोजगार का लक्ष्य बनाया गया। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो पंचवर्षीय योजनाएं चल रही थी, उसमें हर पंचवर्षीय योजना में एक लक्ष्य लेकर चलते थे कि इतने लोगों को रोजगार प्रदान करना है, क्योंकि जब लोगों को रोजगार मिलेगा तभी आर्थिक असमानता दूर होगी। तो इसके लिए सरकार ने कई सारी योजनाएं चलाई थी। इसके बाद है सार्वजनिक क्षेत्र का विकास। सार्वजनिक क्षेत्र का विकास। सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र का तेजी से विकास करने की नीति को अपनाया है। इस क्षेत्र के विकास के कई उद्देश्य आय तथा संपत्ति की असमानता को कम करना, बैंकों के राष्ट्रीयकरण का भी एक मुख्य उद्देश्य यही है। इसके फलस्वरूप निजी लोगों के हाथ में धन तथा आय में केंद्रीकरण को रोकने तथा इस प्रकार समानता को बढ़ाने में मदद मिलेगी। किंतु सरकार द्वारा जिस आदर्शों की प्राप्ति हेतु सार्वजनिक क्षेत्र के विस्तार की नीति का अनुसरण किया गया, उसमें असफलता की प्राप्ति हुई। अतः विवशतावश अब सार्वजनिक क्षेत्र के बजाय निजी क्षेत्र को विकसित किए जाने को अधिक महत्व प्रदान किया जा रहा है। अगला है जन कल्याण कार्यक्रमों में वृद्धि। भारत में आर्थिक असमानता को कम करने के लिए जन कल्याण कार्यक्रमों में निरंतर वृद्धि की गई है, ताकि गरीबों का आर्थिक स्तर ऊपर उठे। इस दिशा में समाज कल्याण विभाग द्वारा सहायता, अनुदान, बेकारी भत्ता, चिकित्सा सुविधाएं, न्यायिक सहायता, निःशुल्क शिक्षा, 20 सूत्री कार्यक्रम द्वारा आय एवं रोजगार में वृद्धि महत्वपूर्ण रही है। किंतु कुल व्यय जनसंख्या को देखते हुए नगण्य है, अतः स्थिति में विशेषकर सुधार नहीं हुआ है। अगला है लघु एवं कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन। लघु तथा कुटीर उद्योग हैं, उनको प्रोत्साहन देना। पंचवर्षीय योजनाओं की अवधि में लघु तथा कुटीर उद्योगों के विकास को प्रोत्साहन देने की नीति को अपनाया गया है। इन उद्योगों को प्रोत्साहन देने से आय तथा संपत्ति के केंद्रीकरण को रोकने में सहायता प्राप्त होगी। इस नीति के फलस्वरूप बेरोजगार मजदूरों को रोजगार दिया जाएगा। इस प्रकार निर्धन लोगों की आय में वृद्धि होगी। इन सब के कारण आर्थिक असमानता कम होगी। कुटीर उद्योग के विकास के फलस्वरूप निम्न आय वाले लोगों को अपनी आय में वृद्धि करने के अवसर प्राप्त हो सकेंगे। इसके बाद है जनसंख्या नियंत्रण। गरीबों के अधिक बच्चे और कम आय आर्थिक विषमता को बढ़ाते हैं, अतः जनसंख्या पर हमें नियंत्रण करना चाहिए। देश में पिछले 70 सालों में 50,100 करोड़ रुपए व्यय किए गए हैं और उसमें नसबंदी, लूप तथा परिवार नियोजन पद्धतियों से लगभग 30 करोड़ बच्चों का जन्म रोका गया है। 7वीं योजना में भी परिवार नियोजन कार्यक्रमों को प्रोत्साहन दिया गया। भारत में जन्म दर घटकर 7वीं योजना के अंत तक 30 प्रति हजार हो गई। 8वीं योजना में 23 से 25
प्रति हजार का लक्ष्य निर्धारित किया गया, किंतु 2005 में जन्म दर 23.8 प्रति हजार रही है। तो इस प्रकार हमने देखा कि जनसंख्या नियंत्रण करना भी आर्थिक असमानता को रोकेगा। इसके बाद है एकाधिकारी तथा प्रतिरोधात्मक व्यापारिक व्यवहार पर नियंत्रण। शहरी संपत्ति के केंद्रीकरण को रोकने के लिए सन 1969 में एकाधिकार तथा प्रतिरोधात्मक व्यापारिक अधिनियम पास किया गया। इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य आर्थिक शक्ति के केंद्रीकरण को रोकना है। सरकार ने इसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए औद्योगिक लाइसेंस की नीति को भी अपनाया है। इस संबंध में हजारी समिति, दत्त समिति आदि की रिपोर्टों से ज्ञात होता है कि ये सभी उपाय अपने उद्देश्य में सफल नहीं हो सके हैं। इसके बाद है मुद्रास्फीति पर नियंत्रण। गरीबों को महंगाई की मार से बचने तथा मुद्रास्फीति द्वारा साधनों का हस्तांतरण गरीबों से अमीरों के हित में रोकने के लिए हीनार्थ प्रबंधन एवं फिजूल खर्ची पर नियंत्रण किया जाना चाहिए। उत्पादक विनियोग को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। इसके लिए आवश्यकता की वस्तुओं के लिए गल्ले की 4-6 लाख दुकानें खोली गई हैं। अधिकतम मूल्यों पर नियंत्रण रखा गया है। मुनाफाखोरी एवं चोर बाजारी को नियंत्रित किया गया है। इसके बाद देखते हैं रोजगार तथा मजदूरी नीतियां। देश की बेरोजगार जनता को रोजगार प्रदान करके भी आय की असमानता को कम किया जा सकता है। विभिन्न रोजगार योजनाओं के माध्यम से रोजगार के अधिक से अधिक अवसर बढ़ाने पर जोर दिया जा सकता है। इस संबंध में अनेक विशेष योजनाओं जैसे छोटे किसानों के विकास की एजेंसी, सीमांत किसान तथा कृषि श्रमिक एजेंसी, सूखा क्षेत्र कार्यक्रम, काम के बदले अनाज आदि को लागू किया गया है। 5वीं योजना में एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम तथा 6ठी योजना में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम आरंभ किए गए हैं। 7वीं योजना में जवाहर रोजगार योजना आरंभ की गई थी। इन विभिन्न योजनाओं का आय तथा संपत्ति के वितरण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। अभी हाल में सरकार द्वारा आर्थिक असमानता को कम करने हेतु पूर्व में घोषित कार्यक्रमों के स्थान पर नवीन कार्यक्रमों की घोषणा की गई है। इन कार्यक्रमों में प्रमुख संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, ग्राम स्वरोजगार योजना आदि प्रमुख हैं। तो इस प्रकार हमने देखा कि अगर लोगों को रोजगार के अवसर दिए जाएं, उनको मजदूरी दी जाए, तो इससे भी आर्थिक असमानता दूर की जा सकती है। अगला है सामाजिक सुधार। प्रदर्शनात्मक प्रभाव से प्रेरित होकर गरीब लोग जब धनिकों की तरह फिजूल खर्ची करें तो आर्थिक असमानता तो बढ़ेगी ही। अतः सरकार मृत्यु भोज, विवाह उत्सवों में भारी खर्च, इन पर रोक लगाए। बाल विवाह, दहेज की रोक के लिए अधिनियम पारित किए जाएं, तो इससे आर्थिक असमानता दूर होगी और लोगों के पास पैसे रहेंगे। दूसरा, गरीबी हटाओ कार्यक्रमों का क्रियान्वयन। इस कार्यक्रम के अंतर्गत समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम IRDP, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम NRAP, ग्रामीण भूमिहीन श्रमिक रोजगार गारंटी योजना तथा 20 सूत्री कार्यक्रम लागू करके देश में लगभग 4.5 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाया गया है, जबकि 7वीं योजना में लगभग 6 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा के ऊपर उठाने का लक्ष्य था। जवाहर रोजगार योजना के साथ अन्य योजनाओं से गरीबी मिटाने का प्रयास जारी है। कीमत तथा वितरण नीतियाँ। आय की असमानता को कम करने के लिए कीमत तथा वितरण नीतियों को भी अपनाया गया है। इनका उद्देश्य समाज के निर्धन वर्ग को सहायता देना है। आवश्यकता की कई वस्तुओं जैसे चीनी, कपड़ा, कागज आदि के लिए सरकार ने दोहरी नीति अपनाई है। इसके फलस्वरूप निर्धन वर्ग को संपन्न वर्ग की तुलना में वस्तुएं सस्ती प्राप्त होती हैं। सार्वजनिक वितरण प्रणाली द्वारा निर्धन वर्ग को आवश्यकताओं की वस्तुएं कम कीमत पर उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई। परंतु इस उपाय का आय तथा संपत्ति की असमानता को दूर करने पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा है। इस प्रकार हम देखते हैं कि देश में आर्थिक विषमता को कम करने के प्रयास किए जा रहे हैं, पर देश में प्रजातांत्रिक मिश्रित अर्थव्यवस्था में काला धन, भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद, रिश्वतखोरी, प्रशासनिक अकुशलता, गरीबी निवारण की असफलता,
तथा राजनीतिक इच्छा शक्ति के अभाव से आर्थिक विषमता घटने के बजाय बढ़ रही है। अतः आर्थिक विषमता की खाई निरंतर चौड़ी होती जा रही है। इसलिए ये जो सामाजिक बुराइयां हैं जो आर्थिक विषमता का कारण बन रही हैं, इन पे भी नियंत्रण करना चाहिए। आर्थिक समानता की कल्पना एक राजनीतिक नारा बनकर रह जाएगी। इसलिए हम लोगों को जागरूक होना है और जो इसमें बाधक है उसे हटाने का प्रयास करना चाहिए। हम देखते हैं कि आर्थिक असमानता के कारण क्या हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था में आर्थिक असमानता के कई कारण हैं, जैसे जन्मजात योग्यताओं में अंतर। जन्मजात योग्यताओं में अंतर यह आर्थिक असमानता का एक प्रमुख कारण है। कुछ लोग दूसरों की अपेक्षा अधिक बुद्धिमान, योग्य, परिश्रमी एवं कुशल होते हैं, तो कुछ लोग कम बुद्धिमान होते हैं, उतना योग्य नहीं होते, आलसी होते हैं, अकुशल होते हैं। तो ऐसे लोगों की आय में अंतर होता है। जो बुद्धिमान, योग्य, परिश्रमी और कुशल होंगे, उनका जो इनकम है, उनकी जो संपन्नता है, अयोग्य व्यक्तियों की अपेक्षा अधिक होगी। तो ये एक जन्मजात योग्यता में अंतर है। फिर भी अगर हम चाहें तो उतना अधिक अंतर नहीं हो नहीं पाएगा। दूसरा, अवसरों की असमानता। व्यक्तियों के जन्मजात गुणों में समानता होते हुए भी उन व्यक्तियों को अधिक आय एवं संपत्ति प्राप्त होती है जिन्हें अच्छा अवसर मिल जाए। मान लेते हैं कि कोई बच्चा बहुत बुद्धिमान है, कुशल भी है, मेहनती भी है, लेकिन अगर उसे अच्छा अवसर नहीं मिलेगा तो पीछे ही रहेगा। जिन लोगों को अवसर नहीं मिल पाता है वो पिछड़ जाते हैं। जहां धनी वर्ग के सामान्य बुद्धि वाले बच्चे भी उचित अवसर मिलने से आर्थिक उन्नति कर जाते हैं, तो वहीं तीव्र बुद्धि वाले, कुशाग्र बुद्धि वाले, परिश्रमी एवं योग्य बच्चे अच्छे अवसर के अभाव में पिछड़ जाते हैं। ये कहा जाता है कि आधुनिक समाज में धन का वितरण अवसर के अनुसार होता है। एक निर्धन का पुत्र अपनी शक्ति एवं योग्यता से अवसर उत्पन्न कर सकता है और धनी व्यक्ति के पुत्र को अवसर स्वतः ही मिल जाता है। तो ये अंतर है। तो अवसरों की असमानता भी आर्थिक असमानता को उत्पन्न करती है। इसके बाद है व्यावसायिक भिन्नता। व्यावसायिक भिन्नता भी आय एवं संपत्ति की असमानता का एक प्रमुख कारण है। जहां फिल्मी अभिनेताओं को अपने व्यवसाय में इतनी ऊंची दर से आय प्राप्त होती है कि शिक्षक उसकी कल्पना भी नहीं कर सकता। जोखिमपूर्ण व्यवसायों से आय अधिक प्राप्त होती है, जबकि साधारण व्यवसायों में लाभ उतना ही कम मिलता है। पर निर्धन को योग्य होने पर भी सरलतापूर्वक अवसर नहीं मिलते। तो कुछ की आय तो बहुत अधिक हो जाती है और कुछ को उतना आय नहीं मिल पाता। तो ये जो व्यावसायिक भिन्नता है ये भी आर्थिक असमानता को उत्पन्न करती है। इसके बाद है आर्थिक शोषण। व्यक्तिगत लाभ एवं संपत्ति के स्वामित्व की लालसा व्यक्ति को मानव से दानव बना सकती है। यही भावना पूंजीपतियों द्वारा श्रमिकों का शोषण, उत्पादकों एवं व्यापारियों द्वारा उपभोक्ता का शोषण, धनी व्यक्तियों द्वारा गरीबों का शोषण, सबल द्वारा निर्बल का शोषण की जो प्रवृत्ति है, इस समाज में धन एवं आय में अंतराल पैदा करती है। भारत में शोषणकर्ताओं की आय शोषित के मुकाबले काफ़ी अधिक है। ये देखा जाता है कि जो धनी व्यक्ति हैं, जो पूंजीपति व्यक्ति हैं, जिनके पास बहुत बड़ा फैक्ट्री चलता है, जो श्रमिक को रख सकते हैं, तो श्रमिकों का शोषण करते हैं। अब चूँकि श्रमिकों की भी एक मजबूरी है, उन्हें अपनी जीविका के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, तो इसी अवसर का लाभ उठाकर वो लोग उनका शोषण करते हैं। तो इसलिए भी आर्थिक असमानता बनी रहती है। अगला है संपत्ति एवं भू स्वामित्व की भावना। जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है वहाँ संपत्ति एवं भू स्वामित्व की असमानता आर्थिक विषमता का मुख्य घटक है। ये आर्थिक असमानता को बढ़ाने के साथ साथ उसे स्थायी बनाती है, क्योंकि वितरण का आधार व्यक्ति की कुशलता नहीं वरन साधनों की मात्रा है। जितनी ही जिसके पास संपत्ति एवं पूंजी अधिक होती है उसको राष्ट्रीय आय में उतना ही अधिक भाग मिलता है। भारत में जागीरदारों, बड़े बड़े भूस्वामियों, उद्योगपतियों एवं संपत्ति स्वामियों को राष्ट्रीय आय में भूमिहीनों, श्रमिकों और संपत्तिहीनों से कहीं अधिक हिस्सा मिलता है, जो आर्थिक विषमता को बढ़ावा देता है। इसके बाद है उत्तराधिकार।
भारत में प्रचलित उत्तराधिकार प्रथा से पैतृक संपत्ति पुश्त दर पुश्त विरासत के रूप में उत्तराधिकारियों को मिलती रहती है। धनी घर में जन्म लेने वाले बच्चे भाग्यशाली होते हैं और चांदी की चम्मच मुंह में लेकर जन्म लेते हैं, जबकि निर्धन घर में जन्म लेने वाले बच्चों को गरीबी, ऋणग्रस्तता एवं भूखमरी विरासत में मिलती है। तो ये जो उत्तराधिकार वाला सिस्टम है, जो पैतृक संपत्ति वाला सिस्टम है, इससे भी आर्थिक असमानता उत्पन्न होती है। प्रोफेसर टाजिंग का कहना है कि उत्तराधिकार प्रथा ही पूंजी तथा आय अर्जित करने वाली परिसंपत्तियों की असमानताओं को स्थायित्व प्रदान करती है और धनी तथा निर्धनों के बीच गहरी खाई को व्याख्या करती है। शहरी क्षेत्र में संपत्ति का निजी स्वामित्व। शहरी क्षेत्र में उद्योगों, व्यापार भूमि, मकानों आदि संपत्ति पर निजी स्वामित्व पाया जाता है। कुछ लोगों के अधिकार में अधिकतर शहरी संपत्ति होती है। इसके विपरीत शहरों की अधिक जनसंख्या निर्धन होती है। शहरों में पूंजीपति उद्योग, व्यापार, यातायात, अन्य व्यवसायों में पूंजी का निवेश करके अधिक आय प्राप्त कर पाते हैं, परंतु शहरों का मध्यम वर्ग, निर्धन वर्ग अपना जीवन निर्वाह बहुत ही कठिनाई से कर पाता है। यद्यपि यह वर्ग अधिक शिक्षित तथा योग्य होता है, परंतु पूंजी की कमी के कारण इनकी आर्थिक स्थिति में सुधार संभव नहीं हो पाती है। तो इस प्रकार हमने देखा कि कुछ कारण हैं आर्थिक असमानता के, जिन्हें दूर करना बहुत आवश्यक है, और ये थोड़ा कठिन कारण हैं जो काफ़ी मुश्किल है हटाना, लेकिन फिर भी अगर हम प्रयास करेंगे तो काफ़ी हद तक आर्थिक असमानता को दूर कर सकते हैं। इसके लिए हमें स्वयं जागरूक होना पड़ेगा। अगला प्रश्न है, विश्व असमानता रिपोर्ट 2018 पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए, अथवा विश्व असमानता रिपोर्ट 2018 क्या है, इसको हम देख लेते हैं। तो विश्व असमानता रिपोर्ट पेरिस स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में स्थित वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब द्वारा तैयार की गई है। इस रिपोर्ट को वर्ष 1980 से वर्ष 2016 के बीच 36 वर्षों के वैश्विक आंकड़ों को आधार बनाकर तैयार किया गया है। विश्व असमानता के संदर्भ में रिपोर्ट के जो मुख्य तत्व हैं वो ऐसे हैं। बढ़ती जा रही है आय असमानता। आय की जो असमानता है ये बढ़ती जा रही है। इस रिपोर्ट के अनुसार विश्व के 0.1% लोगों के पास दुनिया की कुल दौलत का 13% हिस्सा है, अर्थात 0.1%, 0.1% लोगों के पास दुनिया की टोटल दौलत का 13% हिस्सा है। अब ये इतना बड़ा अंतर है, अर्थात 1000 में एक लोगों के पास पूरे दुनिया का लगभग 13% हिस्सा है। तो कितना बड़ा हिस्सा एक आदमी लिए बैठा है। इसके अलावा पिछले 36 वर्षों में जो नई संपत्तियां सृजित की गई हैं, उनमें से भी 27% पर 1% अमीरों का अधिकार चलता है। संपूर्ण विश्व में व्याप्त असमानता की गंभीरता इस बात से पता चलती है कि आय की सर्वोच्च श्रेणी में गिने जाने वाले शीर्ष 1% लोगों की कुल संख्या महज 7.5 करोड़ है, जो आय की सर्वोच्च श्रेणी में गिने जाते हैं, जबकि सबसे नीचे के 50% लोगों की कुल संख्या 3.7 अरब है। तो ये असमानता रिपोर्ट है कि बहुत कम लोग पूरी पूंजी को समेटे बैठे हैं। अब देखते हैं कि नई आर्थिक नीतियों के बाद असमानता में और अधिक वृद्धि हुई है। इस रिपोर्ट के अनुसार उभरते हुए देशों में 1980 के बाद से किए गए आर्थिक सुधारों और नई आर्थिक नीतियों के लागू होने के बाद भी यह असमानता और अधिक बढ़ी है, घटी नहीं है। निजीकरण और आय की असमानता के चलते संपत्ति के वितरण की असमानता में वृद्धि हुई है। इस रिपोर्ट में यह भी चेतावनी दी गई कि यदि उभरते हुए देश 1980 के बाद की नीतियां ही जारी रखते हैं तो भविष्य में आर्थिक असमानता और अधिक बढ़ने की संभावना है। इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि विश्व की कुल आय का 10% टैक्स हैवेस में छिपा कर रखा गया है, क्योंकि जब निजी क्षेत्र बढ़ते हैं तो उनका इनकम तो बढ़ता है, लेकिन फिर भी वो टैक्स चोरी करते हैं। भारत के संदर्भ में रिपोर्ट में निहित प्रवृत्तियाँ ये इस प्रकार है। विश्व असमानता रिपोर्ट के अनुसार 2014 में भारत के शीर्ष 1% अमीरों के पास राष्ट्रीय आय की 22% हिस्सेदारी थी और शीर्ष 10% अमीरों के पास 56% हिस्सेदारी थी। तो 1% अमीर 22% हिस्सेदारी लिए था
और शीर्ष 10% अमीरों के पास 56% हिस्सेदारी थी। इसके बाद अगर देखा जाए तो देश के शीर्ष 0.1% अमीर लोगों की कुल संपदा बढ़कर 50% लोगों की कुल संपदा से अधिक हो गई है। अर्थात 0.1% लोगों के पास जो संपदा है ये 50% लोगों के पास की संपदा के बराबर है। 1980 के दशक में भारतीय अर्थव्यवस्था में भारी बदलाव के बाद असमानता काफ़ी बढ़ गई है। यह रिपोर्ट कहती है कि भारत में असमानता की वर्तमान स्थिति 1947 में आज़ादी के बाद के 3 दशकों की स्थिति के बिल्कुल विपरीत है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो भारत में आर्थिक असमानता है ये एक निराशा को जन्म देती है। इसे दूर करना बहुत आवश्यक है, अन्यथा गरीब वर्ग काफ़ी परेशान हो जाएगा। तो इस प्रकार हमारा 7वां पार्ट समाप्त होता है। 8वें पार्ट में हम एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।